ज्यादातर जो हम लोग लेमैन बात करते हैं या मीडिया बात करता है जी वो ये बात करता है कि निर्भया केस के बाद आया, ये बात हाफ ट्रुथ है। अच्छा इंडिया ने इसको एनेक्ट निर्भया केस के बाद ही करा, 2012 के बाद। मैं डिटेल्स तो शेयर नहीं कर हाँ वो चलेगा फॉर माय प्रोफेशनल जी रीजंस। द केस इज स्टिल गोइंग ऑन, पेंडिंग है। ठीक है तो दैट इज पॉक्सो केस, अच्छा क्रिमिनल केस हैज बीन रजिस्टर्ड। अच्छा और वो भी पॉक्सो, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है उसमें, बड़ा आसान होता है किसी को बिहाइंड द बार्स डालना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ही गेट्स अक्विटेड। पॉक्सो में क्या है कि 18 इयर्स इज आल्सो फिक्स्ड बेंचमार्क। वहां पर यह है कि एज ऑफ द विक्टिम कंसीडर करी जाती है। अच्छा अगर कोई बच्ची है या जी चाइल्ड, हालांकि पॉक्सो में दिया हुआ है, हाँ इफ ही और शी जी इज बिलो 18 हाँ तो उनकी कंसेंट मायने नहीं रखती। आपका एक केस था, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? He used to be his manager after a while। और अच्छा। उन लोगों ने साथ में मिलकर के एक अकेडमीज खोली थी। वो उस केस को मैं अगर एक लाइन में बोलूं तो अ फ्रेंडशिप टर्न सॉर है वो। अच्छा फ्रेंडशिप आफ्टर अ व्हाइल इट टर्न सॉर। वो बच्चों के अगेंस्ट में, छोटे बच्चों के अगेंस्ट में होने वाले सेक्सुअल क्राइम्स को क्रिमिनलाइज करने का और एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाने का था। आज हमारे साथ जो इंसान है उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं आपको। दिन में सूट और टाई और रात को लेदर जैकेट और हेलमेट, नाइट राइड्स के शौकीन वकील साहब है हमारे। काफी एक फास्टिडियस एटीट्यूड है इनका। एग्रीमेंट जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, सॉरी आर्ग्यूमेंट जब करते हैं जज के सामने, तो जज को भी अपने गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं क्योंकि काफी हाई क्लास आर्ग्यूमेंट चले जाते हैं इनके। स्वागत करते हैं उदित भाई का। कैसे हो सर? थैंक यू तपेश। और आपके इंट्रोडक्शन के लिए एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल, ये आपकी जर्रा नवाजी है, अरे वरना हम इस काबिल नहीं। बिल्कुल, अरे सर ये आपकी गलतफहमी है कि आप काबिल नहीं हो। थैंक यू सो मच। यू आर ग्रेट पर्सनालिटी एक्चुअली। ये छोटे भाई का प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बाइकिंग और एडवोकेसी कैसे मैनेज करो साथ में? क्योंकि इतना एडवोकेसी का जो काम होता है बहुत हेक्टिक होता है, तो यू डोंट गेट अ टाइम टू लाइक जस्ट थ्रॉटल एंड जस्ट गो अवे। तो हाउ यू मैनेजिंग दैट? एक्चुअली मैं आपसे ये कहूंगा कि वो एक तरीका है कई बार अपना स्ट्रेस रिलीज करने का। और लाइफ में पैशन साथ साथ में चले जी तो लाइफ के दोनों पहलू अच्छे चलते। और वो मेंटल स्टेबिलिटी उन्हीं चीजों से मुझे लगता है कि आती है कि कई बार फाइल्स में से निकल करके जब दुनिया में क्या चल रहा है देखने के लिए, जी जी उसके लिए बाइक सबसे अच्छा जरिया है। बेस्ट है। आप खुद एक राइडर हैं, आप जी, समझ पाएंगे। बहुत सुकून मिलता है एक्चुअली। जी। जब भी मेरा ऐसा होता है कि मैं लो फील करता हूँ तो आई जस्ट गो अवे, आई जस्ट थ्रोटल इट आउट। तो एडवोकेसी में कैसे घुसे? मतलब आपका जो एम था पहले का वो कुछ और था, एडवोकेसी नहीं था, तो एडवोकेसी में कैसा अनुभव आपका? देखिए, मुझे लॉ पढ़ना था जी ये बहुत पहले, कोई बचपन में क्लियर हो गया था मुझे। जी साथ साथ में एक ड्रीम था कि कुछ और भी करना है, जी लेकिन बाद में कुछ लाइफ के ऐसे पहलू देखे जी कि एक सुकून मिलता है, एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन मिलती है जी कई बार किसी की मदद करके, चाहे मैं अपने प्रोफेशन से कर पाऊँ और साथ ही साथ जो मेरा पैशन भी है, मैं पैशनेटली भी एडवोकेसी मुझे बहुत पसंद है। और वही एक कोशिश कर रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसी में आपको ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए भी मिल जाए, और साथ ही साथ एक वो जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है जी वो बहुत जरूरी है। लॉ आपकी मेंटल स्टेबिलिटी करने कितनी हेल्प करता है? देखिए, लॉ तो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कोई भी लॉ स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि इट हेल्प्स। नहीं, आम जनता के मतलब किसी को सिर्फ नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से ये आपको एक कटिंग एज देता है। जी थोड़ा सा सोसाइटी से आपको एक कदम आगे लोग देखते भी हैं,
वो आपकी मार्कशीट जाकर तो नहीं देख रहे, लेकिन हाँ। आपने लॉ करा हुआ है, वो पता होना भी एक सोसाइटी का आपको लेकर के एक रिस्पेक्ट मिलती है। जी और एक ह्यूमन टेंडेंसी है, रिस्पेक्ट हर जने को पसंद है, वो डिग्निटी सबको Definitely. पसंद है। जी साथ की साथ में अगर एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें जी तो किसी चीज की समझ होना हम्म। एक सिविलाइज सोसाइटी में हम्म, थोड़ा सा ज्यादा समझ होना, हम्म, वो आपको हमेशा एक कदम आगे, जो एक जी। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक कदम आगे आपको सोसाइटी से रखती है। हम्म, हालांकि इस चीज में मेरे को एक बात याद आती है कि मैं नानी पालकी वाला जी एक बहुत बड़े एडवोकेट हुए हैं, हाँ जी हाँ जी उनका कहीं किसी एक आर्ग्यूमेंट के बीच में, मैंने किसी केस लॉ में पढ़ा था, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट करा था, और वो शायद सारी सिविलाइज सोसाइटी में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया में सिविलाइज सोसाइटी में बहुत परफेक्ट बैठता है। जी वो कोटेशन ये कहता है, लॉ ऑलवेज लैक्स बिहाइंड द सोसाइटी। नाइस लॉ जो है हम्म, वो हमेशा सोसाइटी के पीछे पीछे रहेगा, जी लेकिन इसी के आगे अगर मैं हैंड ऑन करूं, हम्म, क्योंकि जो आपका सवाल था कि लॉ आपको कैसे हेल्प करता है, जी जब जब कोई ऐसी विपदा में इंसान होता है हम्म, तो द सोसाइटी इज बिहाइंड द लॉ, सही है सही है तो हेल्प करता है हम्म, आपको एक रिस्पेक्ट, एक नोबल प्रोफेशन है, आपको रिस्पेक्ट अर्न करने में, जी और साथ की साथ में आपको सोसाइटी की एक बेहतर समझ देता है जी और चीज़ों को करने का और एक अलग ढंग से देखने का भी सेंस देता है। सही सही। तो ऐसा कोई केस का आपके दिमाग में आता है जिससे आपको, जो आप पढ़ के आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसा कोई कोई जजमेंट ऐसा हो? जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जी एक केस लॉ है, कोई भी अगर आप लॉ स्टूडेंट से पूछेंगे, वो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, द केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जी। केस है, उसको पढ़कर के इंस्पिरेशन तो नहीं, द वे मिस्टर पालकी वाला फॉट दिस केस, उसके बारे में मतलब कई स्टडीज हुई हैं, कई एनालिसिस हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं अब तो। जी इस केस की एक, अभी मैं थोड़े दिन पहले कहीं शॉर्ट्स में ही देख रहा था, जी एक यूनिक चीज है इस केस से पहले और इस केस के बाद, पालकी वाला साहब का कभी केशवानंद भारती जी से मिलना ही नहीं हुआ था, अच्छा एंड नानी पालकी वाला जी को द एडवोकेट ऑफ सिविल लिबर्टीज इन इंडिया कहा जाता है। अच्छा तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उससे कई चीजों की सोसाइटी की, और जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कितना फोर साइटेड था जब ड्राफ्ट किया गया, उसकी समझ मिलती है। और बहुत से ऐसे केसेस हैं, जी अभी के लिए पॉडकास्ट बहुत लंबा भी हो जाएगा, हाँ, डिस्कस करेंगे, जी लेकिन हाँ, केशवानंदन भारती में जो नानी पालकी वाला सर ने, द वे ही केप्ट द थिंग्स, दो वो जजमेंट अगर आप एक लॉ के एंगल से देखेंगे जी तो वो 7:6 के रेशियो से डिसाइड हुआ हुआ है। जी जी वो डिबेट इज एंडलेस, सही सही बट द वे मिस्टर पालकी वाला फॉट इट, वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। Nice. आप वो प्रो बोनो केसेस लड़ते हैं, जी, तो बेसिकली आप थोड़ा बता सकते हैं कि प्रो बोनो केसेस होते कौन से? इससे पहले एक बार एक स्पेसिफिकेशन मैं देना चाहूंगा, मैं जी। प्रो बोनो केसेस, सिर्फ प्रो बोनो केसेस नहीं लेते। नहीं बेसिकली मतलब आप जो यूएसपी काइंड ऑफ बोल सकते हो उसका, नहीं, एज ए हेल्पिंग द सोसाइटी, हाँ, उस फॉर factor माय में। ओन सेटिस्फैक्शन जी मैं कुछ केसेस प्रो बोनो भी हम लोग लड़ते हैं। प्रो बोनो अगर बहुत सरल भाषा में कहा जाए जी तो विदाउट एडवोकेट, विदाउट टेकिंग हिज फीस, अच्छा वो केस लड़ रहे हैं किसी जी, का, तो जी। सॉर्ट ऑफ। अब मेरे केस में अगर कोई मुझे ऐसा सिंपैथी मेरे है, या मैं एम्पैथी में ज्यादा बिलीव करता हूँ, जी कोई केस ऐसा सामने आता है जिसमें लगता है हमें कि द पर्सन वो सिर्फ इस वजह से वंचित ना रह जाए कि वो फीस पे नहीं कर सकता, तो हम प्रो बोनो केस। ऐसा कोई प्रो बोनो केस अभी रिसेंट में आपके साथ में से कुछ हुआ है जो आपके मेंटली आपके जो सेंटिमेंट्स उसको हर्ट कर रहा हो?
हर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन एक पर्टिकुलरली एक ऐसा केस है। थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में? जी। जी। मैं डिटेल्स तो शेयर नहीं कर हाँ, वो चलेगा। फॉर माय प्रोफेशनल जी। रीजंस। द केस इज स्टिल गोइंग ऑन, पेंडिंग है। ठीक है। तो दैट इज पॉक्सो केस, अच्छा। एंड वी आर द डिफेंडिंग काउंसिल्स फॉर द अक्यूज, जो उसमें जिसको कल्प्रिट माना है, या आप कानूनी तौर पे जो लोकल भाषा में तो हम उसको क्रिमिनल बोल देते हैं, या और बोल देते हैं हम लोग अभियुक्त बोलते हैं, जब तक कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर देता कि ही इज गिल्टी और नॉट। वो एक्चुअल में जो केस है वो एक अडोलेसेंट रिलेशनशिप टर्न इनटू मैरिज, और उसके बाद में सम मिस्चीवियस पीपल have helped the family of the girl to file file a frivolous case against, मतलब हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग, एक्चुअली हमारे क्लाइंट के हिसाब से दैट इज अ ट्रुथ जी, कि दे वर इन लव एंड दे मैरिड ईच अदर। अच्छा। उसके बाद में कोई मिस्चीवियस कैरेक्टर ने उनको ये समझा दिया कि you can hide the age of the girl, अच्छा, और आप उसको फिर केस कर सकते हैं। currently the person is behind bars। तो उसमें क्या है कि उनकी मदर आती है हमारे पास में कई बार, इलिटरेट हैं, वो लॉ नहीं समझती। उन्होंने जब हमसे बात करी, इनिशियली उनके ब्रदर भी आते थे, लड़के जो लड़का अंदर है, अच्छा, उनकी मदर आई और उन्होंने जब बात करी कि ये जो पर्टिकुलर उनका बेटा है, उनसे जब मैंने पूछा, माता जी क्या, मतलब आप बताइए क्या जी, वो सिर्फ इतना जानती हैं, जो अपनी लोकल भाषा में हमें बताती हैं, कि उनका लड़का पास में रहने वाली एक लड़की को जानता था जी, दोनों बराबर की एज के थे, मतलब दोनों 18 प्लस थे। एंड आफ्टर अ वाइल, मतलब लड़का ऑब्वियसली 21 प्लस था एंड दे मैरिड जी। तो वो चीज में पेरेंट्स का, लड़की के पेरेंट्स को बाद में कोई सोसाइटी ने कुछ बोल दिया है। अब क्रिमिनल केस है जिस बीन रजिस्टर्ड, अच्छा, और वो भी पॉक्सो, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है उसमें, बड़ा आसान होता है किसी को बिहाइंड द बार्स डालना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ही गेट्स एक्विटेड। आपका एक केस था, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक बहुत बड़े इंडियन क्रिकेटर हैं जी। क्या होता है कि आज से 10-20 साल पहले जी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज बहुत कम थी, स्पोर्ट्स पर्सन्स के मैनेजर्स बहुत कम थे। जी, जो आप ये एडवर्टीजमेंट में और मीडिया हाइप में देखते हैं, जी, ये उनकी मैनेजमेंट टीम का काम होता है। उनके एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे, एंड ही यूज्ड टू बी हिज मैनेजर आफ्टर अ वाइल। और उन लोगों ने साथ में मिलकर के एक अकेडमीज खोली थी। कोई सिविल डिस्प्यूट था, बट उसमें मैराथन एफआईआर्स दर्ज हुई। मैराथन एफआईआर मतलब, मेरा जो मैराथन एफआईआर से मतलब है, पूरे भारत भर में अलग अलग स्टेट में जहां जहां पर इनकी अकेडमीज चल रही थी, वहां पर एक सेम मोडस ऑपरेंडी के साथ में, मतलब सेम तरीके से एफआईआर्स दर्ज हुई। और हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे उस क्रिकेटर ने जिनके खिलाफ में एफआईआर कराई थी इन जयपुर। उसमें ही वाज अरेस्टेड। तो नाउ द मैटर इज नॉट विद अस, लेकिन उस टाइम में भी रिप्रेजेंटेड देम। तो थोड़ा सा एक सिविल डिस्प्यूट टर्न इनटू अ क्रिमिनल डिस्प्यूट, क्रिमिनल थिंग इन बिटवीन टू ऑफ देम। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या सही था उस चीज के अंदर? देखिए, बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल एथिक्स या प्रोफेशनल जो मेरा एक ड्यूटी भी है, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द केस, बट पर्टिकुलरली उस मैटर में द मैटर इज स्टिल पेंडिंग। देयर वाज अ सिविल डिस्प्यूट, एंड कुछ डिस्प्यूट्स में ऐसा होता है कि नोबडी इज रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज वो उस केस को मैं अगर एक लाइन में बोलूं तो अ फ्रेंडशिप टर्न्ड सॉर है वो। अच्छा, फ्रेंडशिप आफ्टर अ व्हाइल इट टर्न्ड सॉर।
एंड इसी वजह से व्हेन देयर इज अ फ्रेंडशिप, ज्यादा कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाना चाहता है, बोथ द वेज आई थिंक देयर इज अ वे आउट, लाइक एक अच्छा मैटर है जो मीडिएशन से सॉल्व हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। हाँ, जो मेरा प्राइमा फेसी उस केस का ऑब्जर्वेशन था, दो हम लोग के पास आफ्टर द क्रिमिनल जो प्रोसीजर चालू हो गया था उसके बाद आया था, वी वर देयर फॉर द बेल, आई आर्ग्यूड द बेल फॉर देम in the sessions court in Jaipur, and then the second bail was argued by us as well. तो जो एक प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि एक हार्मोनी बीच में कोई मीडिएट करके, क्योंकि एज एन एडवोकेट हम लोग का ये ड्यूटी भी है, एक रोल भी है कि मीडिएशन से, फॉर एग्जांपल अगर अभी आप गोदरेज फैमिली का केस देखेंगे, गोदरेज फैमिली हैज यूज्ड द मीडिएशन टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटीज। अच्छा, बहुत बड़ी इंडिया की दो फर्म्स ने गोदरेज फैमिली का जो डिस्प्यूट है वो सिविल डिस्प्यूट ही था, तो बहुत हार्मोनी के साथ में उन्होंने डिसॉल्व करवाया। अच्छा, एंड दैट इज एन एग्जांपल फॉर बिगेस्ट सिविल एंड डिस्प्यूट जो बाद में सॉल्व, जो एक अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स को मैं पर्सनली एक एक्सटेंडेड फैमिली मानता हूँ। जी जी, सही। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आई थिंक कि बेस्ट वे इज कि आप मीडिएट करो, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल होना चाहिए। यस, पॉसिबल है तो, और प्रोफेशनल मीडिएटर्स का ये रोल है, एंड एडवोकेट्स का रोल उसमें बहुत ज्यादा पड़ रहा है। पैरा लीगल्स हैं प्लस मीडिएट एज अ मीडिएटर, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड। सही है। तो पॉक्सो के अंदर कुछ चीजें होती है, पॉक्सो के बारे में आऊंगा, आपका कुछ प्लान था बुटीक फर्म खोलने का? बुटीक फर्म इज करंटली रनिंग। अच्छा, तो बेसिकली बुटीक फर्म होती क्या है? बुटीक लॉ फर्म की अगर अपन बात करें तो इट इज लाइक आपका सारा सोल्यूशन, अगर आपका लीगल कोई प्रॉब्लम है तो उसका सारा सोल्यूशन यू गेट अंडर वन रूफ। अच्छा, तो ऑल ओवर राजस्थान मैं केसेस डील करता हूं, अगर सिविल है, क्रिमिनल है, सब कुछ उसके अंदर, क्रिमिनल जी, लैंड हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ जी, सब कुछ। अच्छा जी, वो अकेला मैं तो नहीं कर सकता जी, हम लोग एक्सटेंडेड टीम्स हैं अलग अलग जगह। करेंटली मेरे पास में राजस्थान में अगर बात करें, जयपुर बेस्ड आई एम, तो जयपुर में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, द तालुका कोर्ट, द तहसील कोर्ट जी, वी अपीयर, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स हैं, अदर टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल्स हैं, कैट है, रैट है, वी अपीयर एवरीवेयर। अच्छा, उसके अलावा वी हैव मैटर्स इन उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। सो रूलिंग नॉट रूलिंग, मेरे बहुत गुरु हैं, मेरे से बहुत सीनियर्स हैं, that yes, we are dealing in the matters and we are trying to establish ourselves in coming years, or it will be a blessing of elders and God ki hum log where we end, yeah, where we stand in coming years. Definitely, I wish you the best of luck. Thank you so much. तो मैं भी थोड़ा सा लॉ की फील्ड से हूँ जी, तो मेरा बैकग्राउंड स्टडी का वो एलएलबी किया है मैंने, तो मैंने कुछ केसेस पढ़े थे, तो उसके अंदर पॉक्सो जो होता है उसके अंदर जो एज का जो है जी, 18 प्लस 1 मंथ, या मतलब जैसे 18 साल का बच्चा है, हाँ जी, 17 साल का कोई बच्चा है जी, वो 1 महीने कम है उसका 18 साल होने के अंदर, हाँ जी, ठीक है, उसने कोई केस किया, कुछ भी किया, ठीक है, कुछ भी गलत एक्ट किया उसने जी, तो वो जुवेनाइल में जाता है, ठीक है जी। और अगर वो 18 साल का हो गया 18 साल का, सिर्फ 1 महीने बाद 18 साल का हो गया, हाँ जी, उसने उसके बाद कोई कुछ क्राइम किया जी, तो वो उसके ऊपर केस फाइल होता है वैसा अलग से, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जी। पॉक्सो में जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पर्पस और जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आप जो अक्यूज्ड है, जिसका एलीज करा जाता है कि उसने क्राइम करा, उसकी एज जब आप डिटरमाइन करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस बहुत समय से चल रहे हैं, हालांकि उसमें यह है कि इफ यू आर 18 बिलो जी, तो द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अप्लाइज। हालांकि उसमें एक प्रोविजन है कि अगर द प्रोसिक्यूशन साइड, चाहे कंप्लेनेंट हो या स्टेट हो, इफ दे फाइल एन एप्लीकेशन या कोर्ट परमिट करता है कि यू कैन बी ट्राइड एज अडल्ट एज वेल, जैसे एक बड़े को डील किया जाएगा अंडर द प्रोसीजर ऑफ लॉ, वैसे ही बच्चे को भी किया जाएगा अगर क्राइम की ग्रेविटी इतनी है तो। जहां तक पॉक्सो की बात है जी, पॉक्सो में क्या है कि 18 इयर्स इज ऑल्सो फिक्स बेंचमार्क। वहां पर यह है कि एज ऑफ द विक्टिम कंसिडर करी जाती है। अच्छा,
अगर कोई बच्ची है या जी। चाइल्ड, हालांकि पॉक्सो में दिया हुआ है, हाँ, इफ ही और शी जी, इज बिलो 18, हाँ, तो उनकी कंसेंट मायने नहीं रखती। हम्म, तो इफ ये पॉक्सो इज मोर अबाउट रेप्स एंड मॉलेस्टेशन एंड अदर सच थिंग्स, जी। जो क्या कहते हैं बच्चों के अगेंस्ट में क्राइम्स हाँ, होते हैं, हाँ। बहुत सरल भाषा में अगर अपन जी। बात करें तो उस केस में उनकी कंसेंट मायने नहीं रखती हम्म, अगर वो 18 से नीचे है तो। हम्म, ये सेट बेंचमार्क है। जी। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है कि मतलब एक जो बेसिक चीज है, अगर मतलब कोई 17 साल का बच्चा है, जी जैसे जुवेनाइल की बात कर लेते हैं, पॉक्सो की बात नहीं करके जुवेनाइल की बात करते हैं सिर्फ, तो जो मैंने केस पढ़ा था उसमें बेसिकली था कि जो रेप केस था, ठीक है, तो पॉक्सो के अंदर फॉल हुआ 18 साल से कम का था, और जो लड़का था जिसने ट्राई किया था वो 17 साल का था, तो वो मिक्स केस था पॉक्सो और जुवेनाइल का। जी। तो इसके लिए थोड़ी कंफ्यूजन थी वैसी। देखिए, विक्टिम की एज 18 से अगर नीचे है जी, तो पॉक्सो अप्लाई होगा। जी, अगर अक्यूज की एज जी, 18 से नीचे है जी, तो प्राइमा फेसी तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी पिक्चर में आएगा। लेकिन उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रेविटी ऑफ द क्राइम देखा जाता है। आपका जो सवाल है जी, उसको मैं थोड़ा सा एक बेहतर तरीके से मैं एक क्योंकि क्या ये मिथ बहुत बड़ा है। हाँ, पॉक्सो का पर्पस जो है जी, वो आपको मिलेगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स का। उसके पर्पस में भी लिखा हुआ है एक्ट के। जी, ज्यादातर जो हम लोग लेमैन बात करते हैं या मीडिया बात करता है, जी, वो ये बात करता है कि निर्भया केस के बाद आया। ये बात हाफ ट्रुथ है। अच्छा, इंडिया ने इसको एनेक्ट निर्भया केस के बाद ही करा, 2012 के बाद। लेकिन हमने इसको इस वजह से भी किया क्योंकि हम लोग सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स के। जी, पर्पस जो था इस एक्ट का हम्म, वो बच्चों के अगेंस्ट में, छोटे बच्चों के अगेंस्ट में होने वाले सेक्सुअल क्राइम्स को क्रिमिनलाइज करने का और एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाने का था। जी, इसका पर्पस कभी भी ये नहीं था कि दो एडोलेसेंट बच्चे हैं जी, जो अपने साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस की वजह से कोई लव अफेक्शन में पड़ गए और उसके बाद में कोई पेरेंट्स को पता चल गया और उसको आप क्रिमिनलाइज कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ करना सही है या गलत है, लेकिन ये पर्पस नहीं था। पर्पस था कि किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उधर स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी जाए। जी। लेकिन क्या है, हर तलवार के जो दोनों एज होते हैं, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि भाई इट इज डबल एज स्वॉर्ड। आप अगर दो धारी तलवार को इस्तेमाल करेंगे, आप ऊपर मारेंगे तो भी कटेगा, नीचे मारेंगे तो भी कटेगा। जी। अब कौन उसको किस हिसाब से यूज करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और इंडिया में मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कई और एनजीओज काम कर रही है इसके ऊपर, जहां पर भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ किसी भी एक्ट में दे दिया गया, उसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। सही। तो एज ऑफ द विक्टिम और एज ऑफ द अक्यूज कंसिडर करना, जेजे एक्ट जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो अलग है, पॉक्सो जो है वो अलग है। जी। लेकिन मैं एक चीज दोबारा यहाँ पे रिपीट करूंगा कि पॉक्सो का जो पर्पस था वो एडोलेसेंट रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज करना नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बेल देते हुए बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कई बड़े बड़े मामलों में बोला, और कई जो छोटे स्टेट्स हैं जहाँ पे लिटरेसी लेवल कम है, वहां पर कई बार इन अ रेज ऐसे फ्रिवलेस और या फेक एफआईआर लॉ जो जाती हैं, उसमें प्रॉपर कंप्लायंसेस नहीं हो पाती, प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ द प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं हो पाता, जिस वजह से कई यंग बच्चे और जिसमें ज्यादातर लड़के हैं
दे आर बिहाइंड बार्स। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या नीड होते हैं जस्ट टू डिटरमाइन द एज? जा देखो, एज डिटर्मिनेशन के जे एक्ट में प्रॉपर प्रोविजन दे रखा है, और उसी के साथ साथ में 2012 के जुवेनाइल जस्टिस रूल्स भी हैं। उसके अकॉर्डिंग एक क्रोनोलॉजी दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन आपका फाइल्स में या प्रोसिक्यूशन की तरफ से, या इन पॉक्सो केस, या फिर अगर जुवेनाइल की तरफ से है तो उसी क्रोनोलॉजी में ही डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं जी। उसमें पहला जो डॉक्यूमेंट है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपका या तो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है। अच्छा, ये मिथ है। आपका 10th का मार्कशीट, जिसको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कहा गया जी, या आपका कोई कॉलेज का डिग्री या ऐसा मार्कशीट जिसमें आपका एज डिटरमाइन होगा जी, 10th 12th का मार्कशीट इंक्लूडिंग दैट, अगर वो नहीं है तो आपका स्कूल की अदर मार्कशीट्स कैन बी देयर, लेकिन उसमें आपको एक सीरीज दिखानी पड़ेगी। अच्छा, मैं बहुत अपन उसको एनालिस्ट करते रहेंगे तो बहुत सी उसमें और भी हाँ, चीजें हैं। पर बेसिक और अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है आपके एज प्रूफ के, तो जे एक्ट प्रोवाइड करता है, और जे जो जुवेनाइल जस्टिस रूल्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं फॉर बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। अच्छा, हाँ, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए एक मेडिकल टेस्ट होता है जी। आपकी बोन के थ्रू आपका एक एज का रेंज डिटरमाइन हो जाता है। अभी ये शायद इस केस में हुआ था, बाबा सिद्दीकी जी वाले केस के अंदर भी चल रहा है वो। नहीं, अभी उसमें हुआ नहीं है। उसमें हाँ जी, इट हैज बीन सेड बिकॉज जो आपने केस की बात करी, अभी बहुत रीसेंट केस है जी, और उसमें से एक अक्यूज ने अभी क्लेम किया है टू बी अ जुवेनाइल। हाँ, उन्होंने अपनी एज 17 इयर्स बताई है जी, और कोई डॉक्यूमेंटेशन भी शायद उसमें दिया है। आई हैव जस्ट रेड इट थ्रू द मीडिया रिपोर्ट्स। तो उसमें it has been ordered to have a bone ossification test. उससे एज रेंज एक आपको मालूम पड़ जाता है अच्छा, थ्रू द बोन ऑसिफिकेशन। हालांकि एग्जैक्ट एज नहीं आती, लेकिन एक एज रेंज का उसका पता लगा सकता है। जी जी। तो ये एज वाला जो सीन है इसके अंदर, तो आपको लगता है कम होना चाहिए एज फैक्टर जो है 18 से 16 या 15 कहीं किया जाए इसको? देखिए, ये डिबेट बहुत टाइम से चल रही है फॉर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। उसका कारण पिछले 10-15 साल में इंडिया में एक तो यूथ का बढ़ना और यूथ का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होना, और एक ओवरऑल, मैं इंडिया में तो नहीं कहूँगा, पूरे दुनिया में एक एग्रेसिवनेस का इंक्रीज होना भी है। सही है। आपका एक मोटिव होता है जब आप क्राइम करता है कोई भी जी, उस मोटिव के साथ साथ में प्रिपरेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जब एज कंसीडर करी जाती है, देखिए हर जने का माइंड का कैपेसिटी डिफरेंट होता है, लेकिन एक जनरल फॉर्म पे अपन देखें तो 18 साल का बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है जी, इसीलिए उसको बच्चा फिर कोई भी नहीं मानता। आपका वोटर आईडी बन जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, एंड यू गेट लाइसेंस टू डू मेनी थिंग्स। उसके साथ साथ में आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। बहुत समय से ये डिबेट चल रही है कि जो एज है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर, जो 18 से कम करके 16 कर दी जाए, सो दैट जितने भी वो क्रिमिनल्स हैं जो 16 to 18 के अंदर फॉल कराने की अपने आप को कोशिश करके जी, या एक्चुअल में फॉल करते हैं जी, उनमें रेज और उनकी फिजिकल एबिलिटीज इतनी हो जाती है कि वो कुछ तो समझदार भी होते हैं, प्लस बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल है। इफ आई आस्क यू, आपने कौन सी ईयर से व्हीकल चलाना चालू किया था? अराउंड 15-16 से। हाँ। अपन लर्निंग लाइसेंस भी हम लोगों ने, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सालों से अलाउ भी कर दिया जी। उसी तरीके से बहुत से ऐसे घर के काम होते हैं जो 16-17 साल के या 15-16 साल के बच्चे को घर वाले दे देते हैं और वो इजीली कर भी लेते हैं। हाँ। तो इस डिबेट में मैं क्योंकि कमेंट नहीं करूंगा, वो भी लास्ट में एंडलेस डिबेट है, क्योंकि हर बच्चा इतना ग्रो नहीं कर पाता और आप कभी भी वो डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 16 की जो उम्र है वो 16 होते ही उसका माइंडसेट एकदम से कोई चेंज नहीं होता। वो उसके बाकी सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जी। लेकिन ये बहुत समय से बात जरूर चल रही है कि उसको जो है क्रिमिनलाइज कर दे। प्रोज और कॉन्स क्या है? देखिए, प्रोज जो हैं
16 जो एज है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर उसका जो अपर बेंच मार्क है उसको 16 करने की ये है कि थोड़ा सा लॉ लीनियंट है, क्रिमिनल लॉ जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है थोड़ा सा लीनियंट है कि वही बच्चा है, गलती हो गई सॉर्ट ऑफ, मतलब अगर अपन बहुत एकदम सरल भाषा में बात करें अगर केस थोड़ा सही है, मतलब नॉर्मल केस है, मतलब ग्रेविटी इतनी नहीं है अगर क्राइम की तो, क्योंकि ग्रेविटी अगर होगी तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसिक्यूशन विल पुश की हम लोग इसको जो है आप अडल्ट की तरह ट्रीट करें आप इसको। प्रोज इसमें सबसे बड़े ये हैं कि जस्ट 18 का होते ही बच्चा जेल जाता है। अगर आप इसको 16 कर देंगे, मतलब अगर क्राइम करता है तो जेल जाता है बेटा, आप इसको 16 कर देंगे तो जो 16-17 साल के बच्चे जो थोड़ा सा इजी होता है ब्रेन वॉश करना, उसमें इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम भी एक बहुत बड़ी चीज है। क्या है कि 11th 12th क्लास और वो फर्स्ट ईयर का जो टाइम पीरियड है उसमें हम सिर्फ करियर चूज नहीं करते, हमें लगता है कि वी कैन डिसाइड एवरीथिंग, हम अपने सारे डिसीजंस अपने आप ले सकते हैं। सही है। और वो शायद आपकी लाइफ में भी रहा होगा, मेरी लाइफ में भी रहा है, तब हमें किसी बातें सही नहीं लगती, फिर 1-2 साल में हमें समझ आता है। वहां पर डेटरेंस जरूरी है। वो अगर प्रिपरेशन ऑफ माइंड कर पा रहा है, अगर कोई 16 साल का बच्चा हाथ में गन लेकर के कहीं पे उसको पता है कि मैं किस तरह से शूट करूंगा, क्योंकि सिर्फ शूट करना नहीं है, 16 साल के बच्चे का हाथ नहीं कांप रहा बंदूक चलाने से, उसका निशाना मिस नहीं हो रहा, 17 साल का। और थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पे एक कोटेशन पढ़ा था, बहुत फेमस कोट है, मैं नाम नहीं जान रहा किसका, कि टेल मी whom does your youth follows and I will tell the future of your country। सही बात है। तो अगर हम गन कल्चर को इन सब चीजों को देखें तो आज हम दोनों का एक माइंडसेट है, हम लोग एक कमरे में बैठे हैं जी, हमारे पास एक सेटअप है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जी। हम मेरे प्रोफेशनल एंगेजमेंट से आपके प्रोफेशनल एंगेजमेंट से वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग जिससे किसी का लाइफ चले जाए। हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी आज भी वही है कि किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता तो एक बार के लिए इंसान रुक के देखता तो है। हाँ। पर वो फास्ट कल्चर में थोड़ा सा ऐसा हो गया कि वी कैन नॉट गो एंड पिक अप, आई डोंट से कि वी डोंट। तो उसके प्रोत्साहन के लिए जब सरकार ये कहती है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको उठा करके जाते हैं, तो कुछ अमाउंट भी आजकल राजस्थान सरकार ने जैसे अभी अलाउ करा है, तो वहां पर जाकर के अगर हम प्रोज देखें कि भाई 16 साल का बच्चा है, उसको आप ये मान लिया कि अगर वो 16 के अबव का है जी, तो अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि अब 16 साल का बच्चा वो सब कर सकता है, वो सब जानता है, उसको रेपरकेशंस पता है। आज के टाइम पे ऑन अ क्लिक ऑफ अ फिंगर आपके फोन में सब कुछ अवेलेबल है जी। तो आपने कितना प्रिपरेशन किया होगा, कितना आपका फिजिकली आप फिट हैं उस गन को उठाने के लिए और उसको कॉक करने के लिए एंड देन शूट करने के लिए, दैट टू आप कहीं से भी शूट करें, पीपल आर डाइंग। हाँ, सच है। तो उसका प्रो तो यही होगा, बट उसके कॉन्स भी हैं। जैसे कॉन्स की अगर हम बात करें, अगर कोई कहीं पे भी बैठ करके जी, वो बच्चा कहीं से तो ब्रेन वॉश हो ही रहा है, बिल्कुल, चाहे वो हम उसको मोबाइल फोन को और इंटरनेट को ब्लेम कर लें जी, चाहे वो कोई उसके ऊपर गलत इन्फ्लुएंशियल चीजों को वो कर लें, क्योंकि मोटिव्स में आजकल ये चीजें ज्यादा हो गई हैं। पहले मोटिव आपका कोई फाइनेंशियल होता था, कोई साइकोलॉजिकल होता था, और बहुत कम हमें ऐसे साइको किलर्स या ऐसी चीजों के बारे में सुना जाता था, या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में इतनी छोटी एज में किसी का इन्वॉल्वमेंट सुनने में आता था। क्योंकि ये देश जो रहा है कि भाई हाँ, हमने 16-17 साल की उम्र में हमने बच्चों को वीरगति को प्राप्त होते हुए देखा है। हम लोग का जो हिस्ट्री हम लोग उठा करके देखें, अब जो मोटिव है चीजों को करने का, वो एक्चुअल में क्रैक डाउन करना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ। अब उसका कौन ये होगा कि अगर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई 16-17 साल के बच्चे को सुधार गृह भेजते हो, हाँ, एक डर रहता है जी, बाकियों से इन्फ्लुएंस होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो एज वैसी होती है जहां ब्रेन वॉश इजीली हो सकता है।
सुधार गृह का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, अच्छा, वहां पे ब्रेन वॉश होना डिफिकल्ट है, वुड से नहीं होता। डिफिकल्ट। आजकल सुधार गृह से भी ब्रेक्स देखे गए हैं, अच्छा, रिसेंटली जयपुर में भी देखा गया हम्म, वो, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट है। हम्म, बच्चा है, वहाँ के जो वार्डन्स हैं वो उसको थोड़ा डराएंगे, थोड़ा सा जी। वैसे करेंगे, तो वहाँ पर देयर आर चांसेस कि आप उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकें। अच्छा, जेल में एक तो एज ग्रुप जो है उसका कोई मैटर नहीं हो सकता। वो 18 टू 70 80 जितने के भी वहाँ पर हैं, हाँ, और वहाँ पे क्या है कि ज्यादातर क्राइम्स भी डिटरमाइन नहीं है कि कौन से क्राइम के करे हुए हाँ, किसी चाहे क्या कन्विक्ट हैं, हाँ, चाहे अंडर ट्रायल हैं, उनके साथ सब आपको आई रखा गए। जाएगा। और डबल द एज जो इंसान होता है जी, वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इजीली, आज मेरी जो एज है, मैं अपने से डबल एज के किसी एडवोकेट से जाकर के बात करूंगा, जी, दे कैन चेंज माई लाइफ। समटाइम्स इट हैपेंस कि हम लोग केसेस में हमें बहुत हेल्प मिल जाती है, बिल्कुल, हाँ, एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस का मैटर करता है। जी, और कोई 2 या 3 बार का कोई कन्विक्ट है और हाँ। उसके साथ में आप फर्स्ट टाइमर को रख रहे हैं, हाँ, द तो मेन वो तो थिंग इजीली इज इन्फ्लुएंस होगा। इट इज नॉट द क्राइम जो प्रॉब्लम है, हम्म, वो पीछे क्रिमिनल माइंडसेट है, वो साइकोलॉजी है कि शुरुआत कहाँ से हुई? वाई। हाँ, तो सेशंस जरूरी हैं, साइकोलॉजिकल सेशंस आई थिंक कि एक सोल्यूशन हो सकता है जी, rather than keeping them behind। तो मैं थोड़ा सा फेवर में नहीं हूँ इस डिबेट की। अगर कोई बात करे कि उसकी एज जो है वो कम कर दो और 16 साल के 17 साल के बच्चों को सेंट्रल जेल्स में जहाँ बाकी एज ग्रुप के लोग हैं उनके साथ रख दो। हालांकि मैं तो फिलहाल तो मैं 18 के भी नहीं हूँ, कि एक बीच का हमें कोई रास्ता निकालना भी चाहिए, उन पे कोई थोड़ा सा ज्यादा कंपल्शन लगा करके, थोड़ा उनका strictness एजुकेशन ऐसी हो पे ध्यान दे करके, जाए। जी, उनको थोड़ा सा सिर्फ डरा करके नहीं, उनको थोड़ा प्यार से समझा करके, क्योंकि गलती होना एक बात है, जी, कुछ चीज को प्रिपेयर करके गलती करना दूसरी बात है। सही, गलती होना होता है कि कोई छोटा बच्चा सिर्फ व्हीकल सीखने के एक पॉजिटिव माइंडसेट में, बस एक वो चाह होती है बच्चे हाँ, की, और वो लेकर के निकला और उससे कुछ गलत एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, वो गलती है। वो गलती है, हालांकि वो भी पनिशेबल है, इंटेंशन मैटर करता वो है। इंटेंशन नहीं है आपका। और एक आप गलती के लिए प्रिपेयर करो और आपको पता है वो गलत है, हम्म, और आप फिर एक गलती छुपाने के लिए 100 और गलती करोगे, और फिर आप उन लोगों से मिलोगे जो गलतियां कर चुके हैं, गलतियों के लिए सजा भुगत रहे हैं, और सजा भुगतने के समय भी वो गलती करने की चाह रख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए देयर इज नो कमिंग बैक। सही है, वो उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। जी, बहुत सी मूवीज बॉलीवुड ने, इवन बॉलीवुड बहुत मूवीज बना रहा है, पंजाबी मूवीज हाँ, हाँ, अगर कोई देखता हो तो वो बहुत सी ऐसी मूवीज बना रहे हैं जिसमें जो एंड है जी, उसमें बताया गया है कि इसका एंड बहुत खराब है, इसका एंड बहुत खराब है, क्योंकि आप एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। जी, हाँ, वो लूप है। तो आई डोंट थिंक कि ये कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको पॉक्सो के कंटेक्स्ट में बात करें, जी, वहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि एज कम होनी चाहिए, क्योंकि क्या 18 से नीचे कंसेंट मान्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन एज ऑफ द अक्यूज्ड कंसिडर हो, जिसने क्राइम किया, जिसके ऊपर इल्जाम है, हाँ, उसकी भी एक बार एज कंसिडर हो। जी, और व्हाट इज द ड्राइविंग फैक्टर, मतलब उसके पीछे क्या इंटेंशन या मोटिव रहा होगा, वो है क्या है कि अगर रिलेशनशिप्स जी, इफ दे टर्न सॉर, हाँ, कोई बच्चा है वो क्लास में 11th-12th क्लास में जो है वो किसी से दोस्ती कर बैठा, जी, और उसके लड़की के फादर अगर इन्फ्लुएंशियल हैं और थोड़े से रेज में हैं, जी, ही और शी कैन ऑल्सो गो अहेड एंड वो एक्चुअल में वो क्राइम, वो लॉ वर्सेस मोरालिटी का एक क्वेश्चन हाँ। उठ करके आ जाता है। और आज से अगर मैं 50-60 साल पहले की बात करूं, जी, तो उसमें बस एक चीज है कि देखिए, फोर्सफुली तो कुछ नहीं होना चाहिए, विदाउट हाँ, कंसेंट हाँ, तो गलत है। जी,
लेकिन जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ कभी अपने दादा दादी जी से, नाना नानी जी से, जी क्या आपने कभी पूछा था कि व्हाट वाज द एज इन हाँ। विच दे वर मैरिड? 15-16 15-16 साल के, हाँ। 17 साल के, तो क्या उस टाइम पॉक्सो होता तो आज तो मैरिटल रेप में आ जाता? भयंकर। तो ये आजकल कई केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, कोलकाता हाई कोर्ट का एक मेरे को जजमेंट है जी। 2023 का, जी उसमें पर्टिकुलरली कोर्ट को ये लाइन लिखवानी पड़ी हम्म, कि द पर्पस ऑफ एनेक्टिंग पॉक्सो, की पॉक्सो को लाने का पर्पस ये नहीं था कि हम लोग जो ये जो बचपन के लड़कपन के बच्चों का प्यार है हम उसको खत्म कर। क्रिमिनलाइज करें, खत्म नहीं करें, क्रिमिनलाइज करें। वो लॉ वर्सेस मोरालिटी का ही वहाँ क्वेश्चन आ जाता है। जी किसी एक बच्ची के पेरेंट्स को नहीं पसंद, लड़के को पसंद है, आप डांट के अलग कर दें, थोड़ा सा और सोल्यूशन निकालें, उसके लिए बच्चे को आप सलाखों के पीछे भेजना। क्योंकि जो पहला प्यार होता है वो इसी एज के अंदर होता है, अगर देखा जाए तो। जिसको हुआ वो अरे क्या बात कर रहे हो यार। हाँ ठीक है जी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो बात है जी, इसके पीछे एक चीज और है, जहां पे इंडिया में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। मेरे को इससे मेरा एक केस याद आता है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक स्टे लिया, एक अरेस्ट के अगेंस्ट में स्टे लिया, एक एफआईआर लॉन्च हुई, जी वो पेंडिंग है अभी हमारा पिटीशन। हालांकि प्राइमा फेसी कोर्ट हैज फेवर्ड अस आफ्टर लुकिंग इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केस। दो अडल्ट्स हैं, जी द लेडी इज more of the age of the guy against whom she has filed अच्छा rape case, ठीक है दोनों adults हैं। ठीक है उसमें जब हमने कोर्ट को फैक्ट्स दिखाए, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, हमने जब फैक्ट्स दिखाए तो कोर्ट ने उसमें भी एक चीज दिखाई अच्छा कि ओनली अ रिलेशनशिप टर्न इनटू सोर हाँ कैन नॉट बी टर्म्ड एज रेप। ठीक है आपका अच्छा जब तक चल रहा है तब तक सब अच्छा है, और फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद आप लोग का नहीं कुछ बैठ रहा, तो एक एफआईआर आ जाती है, और एक रिवेंज में हाँ आप चाहते हो कि उसको जेल में डाल दिया जाए। जी उसका ट्रायल चलेगा, और ज्यादातर ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूशन में कंप्लेनेंट आती ही नहीं है एविडेंसेस पे, फिर कोर्ट क्वैश करेगा। इट इज आल्सो इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द जुडिशरी। नहीं, मेरा ये मानना है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जो रेप केसेस के अंदर बेसिकली जी। वो दोनों पे होना चाहिए, प्लेंटिफ और डिपेंडेंट दोनों पे। देखिए, जितनी भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है जी उसमें, हालांकि देखिए मर्डर केसेस में प्रिजम्पशन नहीं है, हाँ लेकिन रेप केसेस में एक हद तक जो बर्डन है इट इज ऑन द अक्यूज्ड। जी वो कुछ हद तक जरूरी भी है, क्योंकि अगर कोई इतना पावरफुल है, ज्यादातर केसेस में आजकल देखा जाता है इन्फ्लुएंशियल है जी या फिर गैंग है, जी उनके लिए बहुत आसान होता है एविडेंसेस को टेम्पर करना। बट जहाँ पे वुमन कार्ड खेला जाता है वहाँ पे देखिए सर, जब कोर्ट ये डिसाइड करने पे आता है या जब उनके सामने केस आता है, कोर्ट को डिसीजन मेकिंग केस में उल्टा चलते हुए करनी होती है। अच्छा आपके सामने एंड रिजल्ट आता है, हाँ और पुलिस एक चार्जशीट लेकर के आती है जिसमें अपनी रीजनिंग देती है, और उस रीजनिंग से डिफेंस काउंसिल कोशिश करता है हटाया जाए। जी अब वो एक्चुअल स्टोरी कई बार एडवोकेट्स तक भी नहीं आती, एंड बीइंग समवन्स एडवोकेट, एक वो क्लाइंट और जो एडवोकेट का एक प्रोफेशनल बॉन्ड है, जी उसको लीगल टर्म्स में ना बोल के नॉर्मली बोलूँ तो हमें उनकी सीक्रेसी मेंटेन करना है। वो डेफिनेटली हाँ लेकिन हमारे पास में, एडवोकेट्स के पास में जरूरी नहीं है, और ज्यादातर केसेस में हु विल कम कि मेरी गलती है। सही है आते हैं लोग गलती बताते हैं, वो ज्यादातर कई एक्सीडेंट केसेस में आते हैं कि हमसे एक्सीडेंट हो गया, हमसे हाँ। गलती से हुआ है बस, हाँ। से बस, क्योंकि उनको ये पता होता है कि उनका इंटेंशन नहीं था लेकिन उनसे गलती हो गई। सही है सेम टाइम पे हाँ
कोई भी आकर के एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, और मानसिकता क्या है कि सर एक आप एक अम्ब्रेला के अंडर सबको नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। स्टेट अमेंडमेंट्स का प्रोविजन है, लेकिन ज्यादातर ने या शायद मेरे हिसाब से सारी स्टेट्स ने जो है प्रिजम्पशन जो है वो अक्यूज पे रखा। जो सोल्यूशन हो सकता है जी, वो बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट ना करते हुए प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रिमेन रहे, ठीक है। इट शुड बी इंटैक्ट। हाँ, वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग ऑफ चार्जशीट हो सकता है। अदर फैक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, पर्टिकुलरली अडल्ट रेप केसेस की बात करूं, अगर हम पॉक्सो की बात नहीं करें जी, उसमें एफिडेविट या पर्सनल बॉन्ड फाइलिंग हो सकती है विक्टिम की तरफ से जी, कि अगर ये अक्विटल ऑन द ग्राउंड ऑफ केस बीइंग फेक होता है हाँ, तो उनके ऊपर पेनल्टीज एंड जेल्स हों। अच्छा, उसके लिए सेपरेट एफआईआर्स फिर हमारा बर्डन बढ़ाती हैं। हाँ, जब कोर्ट ने एक बार एक स्टोरी को पूरा कंक्लूड कर ही लिया और वो इनिशियल स्टेज पे जब एफिडेविट फाइलिंग होगी जी, तो जो रियल विक्टिम है वो उससे घबराएगा नहीं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ में और भी स्ट्रिंजेंट चीजें उस टाइम पे हो सकती हैं। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाए, बैकग्राउंड चेक हो जाए दोनों के रिलेशनशिप्स का। आज के टाइम में मोबाइल फोन्स हैं जिसके बाद ये चीजें ज्यादा बढ़ी हैं। जी, तो डिजिटल ट्रेसेस एक वर्ड है, हाँ, डिजिटल ट्रेसेस आपको आजकल बहुत कुछ बता देते हैं। बिल्कुल। तो उसका अगर कंपल्शन हो जाए कि अगर आपने उससे कुछ कंसील किया कोई डिजिटल हाँ, ट्रेस से हाँ, कि वर यू इन अ रिलेशनशिप, हाँ, क्या उस टाइम पे आपने कभी कंसेंट का मना किया, हाँ, क्या किया, और टाइम पीरियड ऑफ एफआईआर जी, फिक्स कर दो आप। जैसे आप एक्सीडेंट केसेस में आजकल नया हुआ है कि क्लेम्स भी फाइल होते हैं। मैं हाँ, एग्जांपल के तौर पे हाँ, देता हूँ इसको कि एक्सीडेंट केसेस में आपके एक्सीडेंट के 6 महीने बाद में जी, अगर आप क्लेम लगा रहे हैं तो उस पे बार लगा दिया गया आफ्टर न्यू अमेंडमेंट्स। जी, अब उसमें अभी हालांकि द केस इज पेंडिंग की प्रॉब्लम ये आती है, पुलिस कई बार इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती क्रिमिनल केस में और आपका हाँ, क्लेम रुक जाता है जी, या क्लेम का केस एक बीच में कहीं फंस जाता है, वो प्राइमा फेसी एडमिट भी नहीं हो पाता कई बार। हाँ, जब रेप केसेस की हम इसमें बात करते हैं, जी, अगर 6 महीने बाद एफआईआर आ रही है, व्हाई नॉट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैन बी द फर्स्ट इंस्टेंस होनी चाहिए, और कंपल्सरीली होनी चाहिए जी, और एक अच्छे रैंक के ऑफिसर के थ्रू होनी चाहिए जहाँ पे करप्शन डज नॉट कम इनटू पिक्चर। अगर कोर्ट के थ्रू एफआईआर दर्ज हो रही है जी, तो ग्रेविटी भी देखी जाए, हाँ, कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है हाँ, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्लियर हो सकता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो। और इन बिटवीन दैट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के टाइम पे जी, आपको सॉर्ट ऑफ हाउस अरेस्ट की एक, आप टाउन से बाहर नहीं जा सकते, आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट्स हैं, जी, दैट कैन बी केप्ट विद द अथॉरिटीज, हाँ, कन्फाइन करा जा सकता है आपका एक एरिया। हाँ, हाँ, और सही। अगर जो गलत नहीं होगा, जो अपने एडवोकेट से भी टच में होगा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग भाग पाएंगे। सच है, सही, और अ पर्सन डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब या अ पर्सन इन अ प्राइवेट कंपनी, उसके एम्प्लॉयर की आप साथ साथ में ड्यूटी लगा दें, अगर ये गया तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसका कोई स्पेस तो बन नहीं पाएगा, आपका स्पेस नहीं बन पाएगा और फाइनेंसेस पे आप हिट कर सकते हैं। हाँ, पर मंथ का आप अगर आप देखिए, अगर आप उनको अक्यूज या आप उनको कल्प्रेट नहीं मान रहे तो आप उनके साथ ये कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट कोई सरकारी आप खाते में जमा कराएं, जी, 50% ऑफ द सैलरी, या ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर कराएं कि अगर वो अक्विट हो जाते हैं तो उनको इंटरेस्ट वैसे भी मिलेगा, वो उनको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हर एक केस में जहाँ पर अक्यूज का देखा जाता है कि वो एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, भाग जाते हैं, जी, मनी इज अ बिग फैक्टर। हाँ, सच है, आप करप्शन भी तभी कर पाएंगे जब आपके पास में पीछे पैसा है। हाँ, एंड अ पर्सन विद डिग्निटी, जिसने गलत नहीं किया, जी, बहुत से केसेस में होता है दे से कि सर हम लोग कहीं नहीं झुकेंगे, हम लोग सेटल नहीं करेंगे, जी, हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए नहीं जाएंगे, वी विल फाइट दिस केस इन द कोर्ट एंड वी विल पे द फीस ऑफ एन गुड एडवोकेट। सही, और अगर ऐसा कोई एक्विटल होता है
तो उनकी फीस भी शायद आई थिंक कि जो विक्टिम, तो फेक विक्टिम है, उससे दिलवाई जाए तो ये तो अडल्ट रेप केसेस तो बहुत कम हो सकते हैं। सही। पॉक्सो में थोड़ा सा मेरा सजेशन, अभी कोर्ट रूम में एक आर्गुमेंट में भी मेरा रहा कि एज ऑफ द जो अक्यूज है जी। वो कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ। हम लोग नहीं तो कितने ही बच्चों को फेक केसेस में जेल में या सुधार गृह में डाल देंगे। और ये ट्रेंड एक एनजीओ ने मेरे को अप्रोच किया था कुछ समय पहले। दे आर वर्किंग अराउंड सम रूरल एरियाज इन जयपुर। लिटरेसी रेट तो बहुत कम है। हाँ, वो तो है। लेकिन वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में लिटरेसी रेट बहुत कम है। हाँ। लेकिन पॉक्सो के केसेस बहुत हैं उस विलेज के आसपास में। अच्छा। उसका ट्रेंड जब मैंने उनसे बोला, जो ग्राउंड लेवल पे जो उनके इंटर्न्स और एसोसिएट्स काम कर रहे थे एनजीओ के, जी। उन्होंने एक मेरे को बहुत शॉकिंग चीज बताई। इट इज अराउंड द पंचायती राज इलेक्शंस कि पॉक्सो के केसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जी चल रहे हैं। जी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। जी। जब एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का केस फेक लगाया जाता है, उनको कंसिडर करना और उसकी एक रिपोर्ट साथ में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के साथ प्रेजेंट करना, जी, आई थिंक इट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो काफी ना थोड़ी सीरियस बात हो गई है, तो थोड़ा एक है ना फनी सा आपने थोड़ा टाइम पहले बताया था मेरे को जब अपनी बात हो रही थी कि कैजुअल में चले गए थे कोर्ट में मीटिंग करने जज के सामने। वो किस्सा बताओ एक थोड़ा यार। मैं चाहता नहीं था इस चीज को डिस्कस करना। देखो कुछ तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा कैजुअल। तो कैजुअल में मीटिंग के लिए नहीं गए थे। और क्या है कि इससे एक थोड़ा सा एक लास्ट बार, एक कोई ऑडियंस अगर देख रही हो जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है उसके लिए ज्ञान है। लोगों को एक मिथ है कि बेल नहीं होती छुट्टी वाले दिन। ऐसा नहीं है। वेकेशन बेंचेस बैठती हैं। अच्छा। कोर्ट्स में हर एक तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई अगर क्रिमिनल मैटर है जी, तो उसमें विद इन 24 आवर्स जो अरेस्टेड पर्सन है उसको पुलिस को प्रोड्यूस करना होता है। अच्छा। तो ऐसा ही एक किस्सा हुआ था जिसके बारे में आपने बात करी जी। तो कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी थी। मैं भी कोई फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में था, तो मेरे पास में जो मैंने क्लोथ्स रात को नाइट में पहने थे उसके अलावा नहीं था कुछ। मतलब फॉर्मल क्लोथ्स नहीं थे। हाँ। तो आई हैड टू रश ऑन अ कॉल। मतलब मेरे कोई दिल्ली में ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर हैं जो बहुत अच्छे एडवोकेट हैं जी। उनका कॉल आया था कि आई हैव टू अटेंड दैट मैटर एंड आई हैव टू आर्ग्यू दैट बेल जी। तो हमें पता नहीं था व्हेन द पुलिस विल प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन जी। तो उस समय पर मेरे को लगा कि एक बार हम लोग कोर्ट जाके उनकी फैमिली, क्योंकि कोर्ट में ही थी, मैं ही मिल लूंगा। एंड मेरे को लगा था कि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा स्नीक आउट करके और यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए। बट वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि आई वाज इन टी शर्ट, शॉर्ट्स एंड माय फ्लिप फ्लॉप्स। सही में जी। और मैं जैसे ही वहाँ रीच किया तो उस टाइम जिनको मैं रिप्रेजेंट करने गया था उनको भी जो डिपार्टमेंट है वो लेकर के कोर्ट में आ गया। तो मुझे जैसे ही खबर लगी तो एनी हाउ हम लोगों ने कुछ मैनेज किया। आई वॉश माय फेस क्योंकि मैं एकदम ही मॉर्निंग का ही टाइम था। फेस वॉश कैसे मंगाया था? बहुत सी आजकल नहीं ऐप का नाम एप्लीकेशंस के थ्रू मंगाया था। तो मेरे मुंशी जी ने मेरे को हैंडओवर किया था वो कोर्ट के वॉशरूम में। और जब मैं कोर्ट के अंदर पहुंचा तो बाय चांस ऐसा हुआ जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी ट्रांसफर होकर के फॉर द फर्स्ट टाइम उस कोर्ट में बैठे थे। मेरा उनके सामने भी फर्स्ट अपीयरेंस था। मैं जब एंटर हुआ तो उनको लगा कि मैं भी किसी मैटर में इधर आई एम अ फैमिली पर्सन किसी अरेस्टेड पर्सन का, या फिर मैं कोई अक्यूज्ड हूँ जी। तो फिर मैं थोड़ा सा इमरजेंसी का सिचुएशन था, कोई मैटर भी बड़ा था और उस टाइम पे हमें बेल आर्ग्यू करना बहुत जरूरी था। बेल आर्ग्यू से ज्यादा पुलिस कस्टडी को अपोज करना हमारा ड्यूटी था। प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स भी थे मेरे। तो उस समय पे मैंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया, मैंने अपोलोजाइज किया फॉर माय अपीयरेंस। एंड सबसे अच्छी बात ये रही कि आई नो
समवेयर वो अपीयरेंस नहीं होना चाहिए था कोर्ट में, लेकिन मजिस्ट्रेट ने मेरे को अलाउ किया। वो टाइम को देखते हुए हाँ, तो वो थोड़ा सा अर्जेंसी को मैटर की देखते हुए, और थोड़ा सा शी वाज इम्प्रेस्ड कि मैंने जिस वे में उस चीज को रखा, मैंने अपनी अपीयरेंस का रीजनिंग भी बताई, और उन्होंने मेरी बेल सुनी। हमने जो पुलिस कस्टडी अपोज करी थी वो भी उन्होंने मना किया, एंड जेसी के लिए मतलब जुडिशियल कस्टडी के लिए हमारे क्लाइंट को भेज दिया गया। तो हाफ वे थ्रू हम लोग उस केस में जीत भी गए थे। शी अलाउड, तो वो थोड़ा सा एक फनी इंसिडेंट हो गया था। और मैं कोई लॉ स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो मैं उनके लिए प्रीच नहीं करते, कई बार ऐसा सिचुएशंस हो जाता है। तो मतलब उस टाइम पे एक मेरी भी यंग एज है, थोड़ा सा इमेच्योरिटी भी थी, लेकिन उस टाइम आई हैड नो अदर ऑप्शन। तो सिचुएशन के हिसाब से था, लेकिन हाँ वो आप जो कैजुअल, आपने बहुत कैजुअल वे में कैजुअल बोल दिया, तो वो टी-शर्ट, शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप्स थे। काफी बढ़िया यार। लिखना छोड़ दिया क्या आजकल? लिखना तो हर एडवोकेट को पड़ता है। आप किस टाइप के लिखने की बात, जिस तरह के आप लेखक हैं, जो एक मतलब एडवोकेसी के अलावा जो आप लिखते थे पहले। जी, मैंने इस चीज के ये सवाल मेरे पास में ऐसी एक मेरे फ्रेंड ने कभी पूछा था, और मैंने ऐसी कुछ उस टाइम पे लिख दिया था। वन लाइनर्स का आपको जैसे बताया शौक है कि ना मुशायरों का रुख करते हैं अब जी, ना महफिलों में नाम आता है, मैं रुक जाता हूं अपनी बंदिशों में, कलम अब मेरा खिदमतदारियों के काम आता है। क्या बात है। तो थोड़ा सा प्रोफेशन ऐसा है, स्केड्यूल बिजी है, यंग एज है, हसल करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में कुछ पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी लोगों को, इंक्लूडिंग पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली जैसे अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ, जिनने मेरे को कभी कुछ दिया, तो थोड़ा सा उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। थोड़ा उसको वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मैनेज करना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस तो घूमने गए थोड़ा आसपास अभी कुछ टाइम पहले कहीं गए? हाँ, मैं आई एम फॉन्ड ऑफ राजस्थान। मुझे राजस्थान की ब्यूटी बहुत पसंद है। फूड कौन से पसंद है राजस्थान में सबसे ज्यादा? केर सांगरी, चपाती। हालांकि मैं इसमें बोलूंगा, इफ माय मदर विल बी सीइंग दिस वीडियो, मैं केर सांगरी पहले खाता नहीं था। अच्छा। हमारे राजस्थान में जैसे शीतला ग्यारस होती है, तो उस समय पे ठंडा बनता है। और एक बार आई वाज इन हॉस्टल, तो मेरी मदर को थोड़ा सा मेरे पे प्रेम आया, मेरे फ्रेंड्स पे, हॉस्टल के फ्रेंड्स पे प्रेम आया, तो मेरे को बीकानेर से उन्होंने पैक करके जयपुर वो भिजवाया। अच्छा। उसका टेस्ट इतना अच्छा था, हम लोगों ने उसको पैक करके रखा कुछ दिन तक। हम लोग खराब नहीं होती सबसे बड़ी चीज। हाँ, तो हमने प्रिजर्व करने की कोशिश करी। और उसके बाद में अब कई बार मैं अगर राजस्थान, क्योंकि मेरे को राजस्थान जैसे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं अभी कुछ समय पहले जोधपुर गया था किसी मैटर में, या कुछ एंगेजमेंट में, तो हम एक हॉस्टल में रुके थे वहाँ। तो थोड़ा सा हम लोग का था कि वीकेंड है, तो मेरा ज्यादातर ये रहता है अगर मैं घूमने जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ओल्ड सिटी के अंदर ही रुकूं। अच्छा। जैसे राजस्थान की ओल्ड सिटीज है, जैसलमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, तो वहां पर मैं वहीं लोकली रुक करके, और वहां पे जो हेरिटेज वॉक आप एक दिन में करते हो, मैं 3-4 दिन वहीं रुकना चाहता हूँ, इवन इफ आई एम गोइंग फॉर प्रोफेशनल एंगेजमेंट। अच्छा। तो वो उससे क्या है, आप लोकल एक्सप्लोर ज्यादा कर सकते हो, और कई बार अनएक्सप्लोर्ड चीजें आपको देखने को मिलती है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, काफी फनी है। इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? हाँ जी। कोई एक बढ़िया सा मीम बता दो अपनी आवाज। मीम? हाँ। मेरी आवाज? हाँ, मतलब कोई मीम कॉपी करना। मुझे फेवरेट लगता है मीम आपको, जैसे मेरे को एक पसंद है कि आज तेरे को ऑमलेट नहीं थे, हल्का ऑमलेट खिलाऊंगा, ये ले। तो ऐसा कुछ, मतलब ऐसा करना, ऐसा कुछ। I'll have to think, मतलब मेरे को वैसे मीम एक, मतलब कुछ एक ऐसा होता है जैसे पूरे सुपरस्टार है, श्याम मेरे रील्स के चाहने वालों, मतलब तो दिमाग में वो हो जाता है फिट अपना, ऐसा कुछ। मुझे एक कोई इंटरव्यू का एक कटिंग है। अच्छा। उसमें आई थिंक ललन टॉप के इंटरव्यू से कट करा हुआ पार्ट है। उसमें उनसे पूछते हैं, कोई महानुभाव खड़े होते हैं, उनसे रिपोर्टर पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ही वाज डिस्कसिंग अबाउट समथिंग। अच्छा। तो वो एकदम से बोलते हैं कि आप क्या करते हैं? हाँ। कि जी फ्री यहाँ। तो वो वाला ओम प्रकाश बागड़ा। तो कि जी फ्री यहाँ।
क्या बात है। समटाइम्स कोई फ्रेंड फोन करता वो काफी है, अच्छा मीम है वैसे यार। वो देख उसके पूरी कन्वर्सेशन देखा वो तुमने? एक्चुअली मीम बनाने के लिए नहीं बनाया ना, वो दैट इज द ट्रुथ। हाँ। एंड एक्चुअल में जैसे जोधपुर, बीकानेर, जो राजस्थान के ऐसे शहर है, वहाँ पर हथाइयाँ पाटा सिस्टम बहुत फेमस है। तो वो एक्चुअल में रियलिटी ऑफ लाइफ है। वो फ्री एक्चुअल में वो पर्सन लगता है कि हाँ सच में फ्री है। ओमप्रकाश बागड़ा तो हमारे मीम में चला भी था, क्या नाम है, क्या करते हो, ओमप्रकाश बागड़ा। हाँ। कुछ नहीं बोलना, बस वो अपने आप समझ गया। सुदित भाई काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी समय बाद आपसे मुलाकात हुई, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। माफी चाहूंगा कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के लिए थोड़ा लंबा चल गया पॉडकास्ट अपना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।